नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पार्ट 1 में हमने साइकोलॉजी से संबंधित जो बेसिक्स हैं चाइल्ड साइकोलॉजी की, पेडालॉजी की, उस पर हम बात कर चुके हैं। हम अभी बिहार टेट पेपर 2 जो 6ठी से 8वीं तक के टीचर के लिए होता है उसका प्रश्न पत्र सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए गए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप DU BEd एंट्रेंस देने वाले हैं या UP टेट देने वाले हैं या B टेट देने वाले हैं तो इन प्रश्न पत्रों को देखें, अच्छे से इन्हें करें, ये आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सोशल साइंस से संबंधित जो बेसिक प्रश्न हैं आपको यहाँ मिलते हैं। चलिए फिर से हम शुरू करते हैं। 31 यहाँ से सोशल साइंस शुरू है, 90 तक 60 प्रश्न हम अभी करेंगे और एक मैथमेटिक्स का पार्ट 3 करेंगे अलग से, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो होना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। 18 मिनट का हमने चाइल्ड साइकोलॉजी भी किया था, तो अलग अलग हम सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के करेंगे, ताकि जिनका सोशल साइंस है वो सोशल साइंस वाले पार्ट्स करें, जिनका मैथमेटिक्स है, साइंस है, वो उसे देखें। और सामान्य विज्ञान में ऐसे भी आपको मैथमेटिक्स तो पढ़ना ही पड़ता है, मैथमेटिक्स तो थोड़ा बहुत देखना ही होता है, लेकिन आपको सामान्य विज्ञान वाले सेक्शन को भी जो है बहुत अच्छे से करना पड़ता है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये 7वां स्थान है, आप इसे याद रखिएगा। और जबकि जनसंख्या में भारत का जो स्थान है वो दूसरा है, चीन का प्रथम स्थान है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला है 32 नंबर। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ये मुंबई में हुई थी। आपको याद होगा 1885 में ये बैठक हुई थी। 1885 में जब ये बैठक हुई थी तो उस समय इसके जो संस्थापक हैं वो A.O. ह्यूम थे, उन्होंने इसे स्थापित किया था, जबकि अध्यक्षता W.C. बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलिए इसके साथ 3-4 प्रश्न भी और हो गए, आगे बढ़ते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये स्टेटमेंट जो है रामप्रसाद बिस्मिल ने दिया गया था। इन्हें बिस्मिल अजीमाबाद के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर ए है, बिस्मिल अजीमाबाद। आगे देखते हैं 34 नंबर। राष्ट्रीय शैक्षणिक सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? तो ये 1986 में लागू की गई थी, इसे आपको याद रखना होगा, फैक्ट है। 35 नंबर। वर्तमान में भारत में कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका आंसर डी है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले जो है ये मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे जो है संविधान संशोधन के द्वारा 1950-51 में हटा दिया गया। अब यह कानूनी अधिकार अर्थात वैधानिक अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार। 36 नंबर देखते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण क्या है? सामाजिक सर्वेक्षण का मतलब है व्यक्तियों के समूह की सामाजिक फिर से पढ़ते हैं इसे, व्यक्तियों के समूह की सामाजिक संस्थाओं एवं क्रियाओं का अध्ययन करना, उसके सामाजिक पक्षों का, उसके संस्थाओं का, उसके समूहों का, इन सभी का जो है सर्वेक्षण करना, अध्ययन करना। इन सभी अध्ययनों से ही जो डाटा हमें इकट्ठा होता है उससे ही हम सर्वेक्षण जो है कहते हैं, या सर्वेक्षण की प्रक्रिया है। 37। निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया था, आपको याद होगा, और ये राजनीति से, जो राजा की नीति होती है उससे, प्रशासन की जो नीति होती है उससे संबंधित है, तो इसे राजनीति से संबंधित है। ठीक है, अगला देखते हैं 38 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 39 नंबर। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में किया गया, इसे याद रखिएगा। और 1973 में बाघ के जो संरक्षण से संबंधित योजना थी उसे शुरू किया गया था। और 1983 में जो है हाथी से संबंधित, 1992 में जो है मगरमच्छ से संबंधित जो है योजनाएं, संरक्षण से संबंधित योजनाएं चलाई गई। 40 नंबर। संसाधन संरक्षण की दिशा में नर्मदा बचाओ अभियान किसने शुरू किया था? तो ये मेधा पाटकर ने किया था। मेधा पाटकर एक पर्यावरणविद हैं, ये जो है इससे संबंधित आंदोलन करती है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है उत्तराखंड में जो चिपको मूवमेंट हुआ था उससे संबंधित इनका योगदान है। संदीप पांडे के बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उमा भारती अभी जल संरक्षण से संबंधित काम कर रही हैं, अभी केंद्रीय जल मंत्री भी हैं। ठीक है, 41 नंबर देखते हैं।
मुगल सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्नों में से निम्नलिखित में से कौन से उसमें नहीं थे, मतलब इनमें से कौन सा नवरत्न में संबंधित नहीं था। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, बैरम का आंसर है, क्योंकि ये नहीं थे, क्योंकि ये संरक्षण और सेनापति थे अकबर के समय, और मान सिंह, अबुल फजल और फैजी ये नवरत्नों में शामिल थे। तो बैरम खां इसका आंसर होगा। कौन नहीं है पूछा है, इसलिए बैरम खां आंसर होगा। 42 नंबर, सन 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? तो इन्होंने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय जब 1857 के बाद में जो है, 1857 में बहुत से भारतीयों ने अंग्रेजों का सपोर्ट किया था, क्योंकि वो ये मानते थे कि आधुनिकता जो है अंग्रेजों के द्वारा ही भारत को प्रदान की जा सकती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता उन्होंने ये महसूस किया कि उन्हें ठगा गया है, अंग्रेजों ने झूठ बोला है, तो धीरे धीरे राष्ट्रीयता का जो है प्रचार होना शुरू हुआ था। तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड रिपन ही थे, नहीं लीटन थे, और रिपन बाद में आया, लीटन उनसे पहले था, लॉर्ड लीटन, याद रखिएगा, लॉर्ड लीटन ने इसे लागू किया था और लॉर्ड रिपन जब आए उनके जस्ट बाद उन्होंने इसे हटाया था। 43 नंबर, जनसंख्या नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये 15 फरवरी 2000 को की गई थी। ये फैक्ट है, आपको याद रखना होगा। 44 नंबर, ऑफ द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सर यदुनाथ सरकार के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। 45 नंबर, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइट इसके कारक था। ये बार बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में आता है, तो इसे जो है आप अच्छे से याद कर ले। भोपाल गैस त्रासदी 1984 और मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस के रिसाव के कारण हुआ था, और ये एक अमेरिकन कंपनी थी। इन सारे फैक्ट को आप याद कर लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिए। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये 1952 में 6 अगस्त को हुआ था, और जो योजना आयोग थी इसका जो है इसमें काफ़ी योगदान रहा है। ये दोनों अंतर संबंधित है। राष्ट्रीय विकास परिषद प्रधानमंत्री के द्वारा जो है डायरेक्ट देखभाल की जाती है, तो ये राष्ट्रीय विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, नेपाल की सीमा निम्न में से किस राज्य से मिलती है? तो ये सिक्किम से मिलती है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश काफ़ी पूरब में चला जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश की जो बाउंड्री है उससे, एक मिनट में इसे मैप के माध्यम से ही समझा देता हूँ। ये भारत का मैप है और ये नॉर्थ ईस्ट है, मान लीजिए यहाँ से ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो ठीक है, ये जो है सिक्किम यहाँ पे है, यहाँ पे नेपाल है, तो ये सिक्किम तक जाता है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल, यहाँ पे बिहार, यहाँ पे झारखंड, और यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे चीन है पूरा, तो ये अरुणाचल प्रदेश की चीन से सीमा लगती है। बीच में भूटान आता है, यहाँ पे भूटान है, ठीक है। और मणिपुर जो है वो यहाँ है, और बच गया पंजाब। तो पंजाब तो काफ़ी यहाँ पे, राजस्थान और हरियाणा के जस्ट ऊपर। तो इसलिए जो है नेपाल की सीमा पूछा है, तो सिक्किम आंसर राइट होगा। हम्म 48 नंबर, किताबुल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये अल-बरूनी ने लिखा था। ये 10वीं 11वीं शताब्दी में ईरान के एक विद्वान थे। ये मुसलमान आतंकियों के साथ, उस समय के जो आक्रमणकारी थे उनके साथ जो है भारत आया था, और इसने किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखा था। 49 नंबर, कृषि के क्षेत्र में 3 कठिया व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? तो ये बिहार के चंपारण आंदोलन जो 1917 में किया गया था, महात्मा गांधी का यह पहला आंदोलन था। तो इसका जो है अभी 100 साल भी पूरे हुए हैं इस वर्ष, तो इसे याद रखिएगा। ये इस साल हो सकता है आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाए। 3 कठिया प्रणाली, मतलब 3 कठिया प्रणाली का मतलब था कि 20 कट्ठा अगर आपके पास जमीन है या
1 बीघा भी उसे बोलते हैं। तो अगर 20 कट्ठा आपके पास ज़मीन है तो उसमें 3 कट्ठा आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। जो नील अभी हम पत्थरों से प्राप्त करते हैं या जो लिक्विड रूप में हमें मिलता है, उस समय जो है ये कृषि के माध्यम से प्राप्त होता था। तो आपके पास अगर 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसी अनुपात में आपको 3 कट्ठा में नील की खेती आपके लिए कंपलसरी होगी, और वो ब्रिटिश ज़मींदारों के द्वारा कराया जाता था। तो इसका आंसर बिहार चंपारण आंदोलन है 1917। मैंने जो जो चीज़ें हैं इससे संबंधित आपको वो भी बता दे रहा हूँ, ताकि ये इससे कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। ये एक स्टेटमेंट है, मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील सिद्ध होगा। ये लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। ये पंजाब के एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी नेता थे और इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। इन्होंने 1927-28 में जब साइमन कमीशन भारत आया था तो साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। विरोध इसलिए किया गया क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, और भारत से संबंधित अगर आप कानून बना रहे हैं और उसमें किसी भारतीय को आप नहीं रखते हैं तो ये गलत है, क्योंकि भारत की परिस्थितियों से भारत के लोग ही बेहतर उस समय जानते हैं। या कभी भी जो अगर मान लीजिए आज भी अगर कोई देश से संबंधित कानून बनाया जाता है तो और उसमें सारे लोग विदेशी रखे जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वो क्या रखेंगे। जो व्यक्ति जो है अगर अमेरिका में या इंग्लैंड में रह रहा है और वो भारत की परिस्थितियों पे आके कानून बनाए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक होगा। वही चीज़ है, तो उसी का इन्होंने विरोध किया था, और उसी में जो है पुलिस के द्वारा डंडे चलाए गए थे, जिनसे कि इन्हें काफ़ी चोट लगी हुई थी, और इसके बाद जो है इनका देहांत हो गया था। तो उससे पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, और ये सच में काफ़ी जो है इम्पैक्ट डाला है, क्योंकि इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन काफ़ी तेज हो गया था। अगला 51 नंबर, भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1854 में खोला गया। ये फैक्ट है, इसे याद रख लीजिएगा। 52 नंबर, जो फैक्ट है उसे आपको याद करना ही पड़ेगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है या उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो मैं ज़रूर आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, ताकि आपको एक साथ 4-5 प्रश्न तैयार हो जाए। 52, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसे रेशम मार्ग का नाम दिया गया था, जो कि चाइना तक जाता है और यूरोप से सीधे भारत होते हुए चाइना तक प्रवेश करता था, तो इसे रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। 53, 1991 में भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों के लिए नई आर्थिक नीति अपनाई। निम्नलिखित में से कौन सी नीति आर्थिक सुधारों के लिए अनिवार्य नहीं थी? तो ये औद्योगिकरण है। औद्योगिकरण का मतलब है कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसका जो है आर्थिक सुधार से कोई लेना देना नहीं है, ये उत्पाद से संबंधित है। आप प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, इसलिए औद्योगिकरण करेंगे ना। और दूसरी चीज़ है उदारीकरण, इसका नहीं आंसर होगा, क्योंकि ये इससे जुड़ा है, निजीकरण जुड़ा है और वैश्वीकरण जुड़ा है। तो राइट आंसर औद्योगिकरण है। 91 की नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण किया गया, क्योंकि भारत का मार्ग जो है विदेशों से व्यापार के लिए खोला गया था। उससे पहले जो है इस देश में व्यापार के लिए बहुत सारे नियम कानून लगे हुए थे। तो उस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तो इन्होंने इस नीति को लागू कराया था। 54 नंबर, भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो ये 1986 में हुई थी। फैक्ट है, याद रखिएगा। हिंद महासागर में सुनामी नामक प्राकृतिक आपदा कब हुई थी? तो ये 26 दिसंबर 2004 को हुई थी। 2004 याद रखिएगा, 26 दिसंबर ऐसे कोई डेट वो नहीं देंगे, दिसंबर 2004 बस याद रखिए। भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये पक्षियों के लिए, जो प्रवासी पक्षी होते हैं रूस में, साइबेरिया वगैरह से जो पक्षी हैं, जब वहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो ये ठंड के दिनों में भारत में आ जाते हैं। जब यहाँ पे एवरेज तापमान होता है तो ये यहाँ रहना पसंद करते हैं, ताकि इनके अनुकूलित भी होता है, क्योंकि वहाँ पे 40-40 फुट 50-50 फीट की जो है बर्फ़ की सिलाई जम जाती है, तो उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, तो ये प्रवास करके भारत में आ जाते हैं। भारत इनके लिए काफ़ी अनुकूल जो है होता है, तो ये इसलिए भारत में आ जाते हैं। तो और ये भरतपुर, सरिस्का, इन सब पार्कों में जो है निवास करते हैं। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये 6 डाक क्षेत्र हैं, याद रखिएगा। ये प्रश्न है चुनाव आयुक्त जो है कौन है? तो ये उस समय ये 2012-13 का है, तो वी एस संपत थे उस समय। अभी नसीम जैदी भारत के जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो इसे याद रखिएगा। फैक्ट है, नसीम जैदी अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं।
किंडरगार्टन विधि का दूसरा नाम क्या है? तो इसे बालोधान शिक्षण पद्धति भी कहते हैं। चलिए 60 नंबर और अंतिम प्रश्न है आज का ये, सॉरी माफ कीजिएगा 90 तक है, अंतिम नहीं है। भारत में सीएनजी आधारित वाहनों का सर्वप्रथम परिचालन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए सीएनजी को सबसे पहले दिल्ली में लागू किया गया था। अगला है 61, भूमंडलीकरण शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने और कब किया? तो जॉन विलियमसन ने 1990 में किया। 62 नंबर, 18वीं शताब्दी में किस मुगल राजकुमार ने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद रखा? तो अजीमुशान ने किया था, उसने अपने नाम के आधार पे अजीमाबाद कर दिया। सही है, जो मन में आया रख दो। चलिए आगे देखते हैं। 63, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में। एमएन जोशी का नाम याद रखिएगा, इसमें एमएन जोशी का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। 64 नंबर, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप का मतलब होता है कि उसे ड्राफ्ट कैसे किया जाए, उसे बनाया कैसे जाए, उसका स्वरूप कैसे हो, तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 65, संविधान में किस संशोधन द्वारा वयस्क मताधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो ये 66वां संविधान संशोधन था। इसे आप एक बार देख लीजिएगा, मुझे लग रहा है 61 संविधान संशोधन है, मैंने इसे अभी तक देखा नहीं ठीक से। मैं अब जो ऑफिशियल आंसर है ये 66 दिया हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है 61 है। आप इसे एक बार, कोई भी आपके पास फंडामेंटल किताब हो तो उसे देख लीजिएगा, मुझे लग रहा है 61 होना चाहिए, ये 61 था ये, या अभी मैं अभी देख देता हूँ इसे। हाँ, इसका आंसर 61 ही होगा। ये जो ऑप्शन है ये इन्होंने गलत दिया है, ये 66 नहीं होगा, 61 होगा। और ये 1989 में लाया गया था, सही है, राजीव गांधी के समय लाया गया था। और ये इसके सारे ऑप्शन गलत हैं, तो इसको आप 61 कर लीजिएगा, ठीक है। ये आसान, वही मुझे देख कर ही लग गया था कि ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि कभी ना कभी मैंने इसे अच्छे से पढ़ा था। 61 है इसका आंसर, ठीक है, आप इसे चेंज कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो ये 1993 में किया गया था। और अभी जो राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं वो हैं HL दत्तू, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, तो वही हैं। चलिए, भारतीय संसद की बैठक बुलाने, स्थगित करने एवं लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये राष्ट्रपति होगा, काफ़ी आसान है। हाँ, आप कंफ्यूज हो सकते थे लोकसभा अध्यक्ष का, तो लेकिन नहीं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं होगा। बैठक बुलाने का या स्थगित करने का जो समय होता है या जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है बताई जाती है, या समय का निर्धारण किया जाता है। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? तो ये कुमारगुप्त, जो गुप्त वंश का शासक था, उनके द्वारा किया गया था। 69, भारत में पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो ये लाहौर में 1929 में किया गया था, रावी नदी के तट पे। और जवाहरलाल नेहरू उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो सबसे युवा अध्यक्ष उस समय बनाए गए थे उस समय, मतलब 1929, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 70 नंबर, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में किया गया था, याद रखिएगा, फैक्ट है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? तो 37 है, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, जो बिहार टेट देने वाले हैं वो जरूर इसे याद कर लें। 72, बारदोली सत्याग्रह या बारदोली आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और इसमें एक फैक्ट और याद रखिएगा कि इसी आंदोलन के बाद जो है पटेल को सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। यंग इंडिया नामक पुस्तक, फैक्ट है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। 74 नंबर, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो ये चक्रीय संसाधन है, इसे आप शोधन की प्रक्रिया के द्वारा फिर से उत्पादन कर सकते हैं, इसलिए इसे चक्रीय संसाधन कहते हैं। भारत में हरित क्रांति, ये MS स्वामीनाथन है, तो इसे याद रखिएगा। जेलियांग रांग नामक आदिवासी जनजाति
आदिवासी आंदोलन के नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो जारदोनांग था, इसे याद रखिएगा। बिरसा मुंडा मुंडा आंदोलन से संबंधित है। 77 नंबर, मुगल साम्राज्य के अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये बहादुर शाह जफर था। ओके, लोदी तो लोदी वंश से था। अलवर्दी खान कभी शासक नहीं बना, ये एक सेनापति था। औरंगजेब 1907 में हट गया था, तो बहादुर शाह जफर राइट आंसर है। भारत को गणतंत्र किस वर्ष घोषित किया गया? तो ये 26 जनवरी 1950। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, स्वतंत्रता जो है 1947 में मिली, लेकिन गणतंत्रता का मतलब है कि आपने डेमोक्रेसी को लागू किया। तो डेमोक्रेसी संविधान बनने के बाद जो है उस चीज़ को हमने ये साबित किया कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। तो ये 26 जनवरी 1950 से शुरू हुआ। ये बिहार टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। 79 नंबर, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, तो ये 1916। भाखड़ा नांगल, हाँ इसे सब कोई अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये सतलज नदी पे है। पंजाब और हिमाचल और हरियाणा, इन तीनों राज्यों को ये फ़ायदा पहुंचाता है। और सतलज नदी से ही जो है इंदिरा गांधी जो कैनाल नहर है राजस्थान में इरिगेशन के लिए, उससे जो है जल पहुंचाई जाती है सतलज नदी से ही। तो इसे भी फैक्ट को जोड़कर याद रखिए। 81, भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो ये मैक मोहन रेखा है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। कर्क रेखा तो भारत के मध्य से गुजरती है 8 राज्यों से होकर। 82, विद्यालय में, अब यहाँ से साइकोलॉजी शुरू हो गया जो अध्यापन से संबंधित है। विद्यालय में अध्यापन विधि के तहत सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षा निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा दी जाती है? तो ये निगमन विधि है। ठीक है। विद्यालय में सृजनात्मकता आधारित शिक्षा है, तो निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो मूल्यांकन प्रणाली में सुधार करना। इससे क्या होगा कि सृजनात्मक क्षमता जो है छात्रों में डेवलप होगी। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक द्वारा छात्रों की जांच परीक्षा लेने से शिक्षक को क्या समझने में मदद मिलती है? जांच परीक्षा अगर टीचर लेता है तो इससे क्या होगा? सामाजिक विज्ञान को समझने में छात्रों को की क्या समस्याएं ये पता चलेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 85 नंबर, विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान में प्रोजेक्ट विधि द्वारा शिक्षण से छात्रों में किस तरह की प्रवृत्ति नहीं जागृत होती? तो वाक्पटुता। ठीक है। 86, यदि एक शिक्षण वर्ग में अपने छात्रों से यदि एक शिक्षक वर्ग में अपने छात्रों से पूछता है कि कल्पना करो कि तुम खानाबदोश समाज के एक सदस्य हो जो प्रति 3 महीने पर अपना आवास बदलते हैं, तो तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? तो यह प्रश्न जो है छात्रों में नई परिस्थितियों को रहने एवं समझने, साथ ही व्यवहारिकता एवं जीवन के विषम परिस्थितियों का सामना करने का उत्साहवर्धन करेगा। 87 नंबर, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान शिक्षण से संबंध में कौन सा तथ्य उपयुक्त नहीं है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में? तो डी आंसर है। सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि वो पाठ्यक्रम का एक भाग है। इसके द्वारा छात्र राजाओं और उनके लड़ी गई लड़ाइयों की जंग नहीं। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का ये उद्देश्य नहीं होता है। सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य ये होता है कि आप अपने अतीत की जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, तो आपका जो एंशिएंट समय था, आपने वैदिक काल, सिंधु काल, गुप्त काल, मौर्य काल या मध्यकाल से आधुनिक काल से होते हुए कैसे आज की परिस्थिति में आप पहुंचे, इसलिए आपको हिस्ट्री पढ़ना होगा। भूगोल आप इसलिए पढ़ेंगे कि आप हर प्रदेश की जो सांस्कृतिक संरचना है या जो बनावट है, इन सब चीज़ों को आप जान सकेंगे। तो भूगोल इसलिए पढ़ा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल जो है, और इकोनॉमिक्स है कि इकोनॉमिक्स भी सामाजिक विज्ञान है, तो ये समाज की इकोनॉमिक संरचना को जानने के लिए पढ़ा जाता है। 88 नंबर, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो ये श्रीमती जयंती पटनायक थी। आपको इसे याद रखना होगा। 89, ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के लिए भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया? तो ये 1865 में पारित किया। फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हुई थी? तो ये जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, अमृतसर में। ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चन जो है हमने सोशल साइंस पे किया है, ये आपको काफ़ी
इम्पोर्टेंट है। जो सभी मित्र नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, एक बात और, मैंने 2 वीडियो पॉलिटिकल साइंस पे जो पॉलिटी है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, भारतीय संविधान से संबंधित, वो भी डाला है। जिन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस देना है वो उसे एक बार देख ले। उनमें से काफ़ी सारे प्रश्न उन्हें काम के लगेंगे और काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, आगे आप कमेंट्स में अपने सजेशंस दे सकते हैं। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।